आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर नंबर 13 हम कंप्लीट कर चुके हैं अब तक और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 की और इसका नाम है परमाणुवीय भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स। अब ये जो चैप्टर है 14 चैप्टर और 15 चैप्टर है नाभिकीय भौतिकी, दोनों चैप्टर छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं और सिंपल भी हैं, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप देखिए ज़्यादातर चीज़ें आपको आती हैं, इसमें से बहुत कम चीज़ें हैं जो आपको समझने लायक हैं। परमाणु का थॉमसन मॉडल देखिएगा। थॉमसन ने 1838 में ये मॉडल प्रदान किया था। इस मॉडल के अनुसार कि ये एक परमाणु है, क्लियर। थॉमसन के अनुसार ये एक परमाणु है और जिसमें डॉटेड डॉटेड जो आपको लाइन दिख रही हैं, इस डॉटेड डॉटेड का मतलब इस पूरे परमाणु में धन आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, क्लियर। इस धन आवेश को उदासीन करने के लिए उतना ही ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ पर उपस्थित है, क्लियर। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उसी प्रकार से उपस्थित हैं जिस प्रकार से तरबूज में उसके बीज होते हैं। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी थॉमसन ने। इस वजह से परमाणु विद्युत उदासीन होता है। देखिएगा, सन 1838 में थॉमसन ने यह परमाणु प्रतिरूप प्रस्तावित किया। इसके अनुसार नंबर 1, परमाणु लगभग 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धन आवेशित गोला होता है, पहला काम। दूसरा है, परमाणु में धन आवेश संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैला होता है, ये भाई आपको बता दी मैंने। नंबर 3, परमाणु के धनावेश को संतुलित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन चित्रानुसार उपस्थित रहते हैं, ये रखे हुए हैं। थॉमसन मॉडल को पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था तरबूज में बीजों की तरह मानी जा सकती है। एक सिंपल सी बात है, आपकी पढ़ी हुई भी है। अगला टॉपिक है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग तथा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये भी आपका पढ़ा हुआ है, देखो आप इसको फटाफट कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्न है। देखो, जब अल्फा कण नाभिक के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश करता है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रयोग से निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। देखिएगा इसमें ये अल्फा किरण पुंज जब किसी परमाणु पर गिरती हैं तो नाभिक के सीध में अगर जो अल्फा की किरण आ रही है वो टकराकर वापस उसी पथ पर लौट जाती है, और जो नाभिक के पास से गुजर रही है वो इससे प्रकीर्णित होकर अपने मूल मार्ग से विचलित हो रही है। ये वाली किरण भी अपने मूल मार्ग से विचलित हो रही है। इसी प्रकार नीचे भी ये दोनों किरणें अपने मूल मार्ग से विचलित हो रही हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि ज़्यादातर अल्फा कण इसमें सीधे निकल जाते हैं। देखिएगा, नंबर 1 है अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। नंबर 2, कुछ अल्फा कण बहुत अधिक कोणों पर प्रकीर्णित होते हैं, क्लियर। जैसे ये देखो, बहुत अधिक कोणों पर प्रकीर्णित हो गया। बहुत कम 8000 कणों में से एक अल्फा कण वापस विपरीत दिशा में लौट आता है। जैसे देखो, जो बिल्कुल नाभिक की सीध में जाता है वो टकराकर वापस लौट आता है, और इसकी संख्या बताई है 8000 में से एक। रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप निम्न है। नंबर 1 है प्रत्येक परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में 10⁻⁻15 मीटर की कोटि के गोले में केंद्रित होता है। इससे ये निष्कर्ष निकले, इस प्रैक्टिकल से ये निष्कर्ष निकाला रदरफोर्ड ने कि परमाणु का जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके सेंटर में बहुत कम दूरी पर होता है, और उस कम दूरी को उन्होंने नाभिक का नाम दिया। तो ये बात उन्होंने कही, देखो, प्रत्येक परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में 10⁻⁻15 मीटर की कोटि के गोले में केंद्रित होता है। नंबर 2, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश नाभिक पर
धन आवेश के बराबर होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। कुल मिला के बात यह है कि जो नाभिक है उस नाभिक पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। नंबर 3 क्या है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर टॉमसन या थॉमसन मॉडल में तो इलेक्ट्रॉनों को स्थिर बताया गया था, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। बहुत सिंपल है, समझ में आपको आ गया होगा। वीडियो को बीच बीच में रोककर आप इस चीज़ को नोट करते रहें। कमियां क्या क्या है? कमियां इसकी निम्न है। नंबर 1, परमाणु का स्थायित्व है। सबसे पहली कमी क्या है? परमाणु का स्थायित्व। जब इसने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो इसका मतलब चक्कर लगाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, और अगर उसको एनर्जी चाहिए तो अगर उसमें एनर्जी ऑलरेडी है तो जो जो चक्कर लगा रहा है उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, और एनर्जी जो जो उसकी कम होगी वैसे वैसे वो एनर्जी कम होती रहनी चाहिए, और अंततः वो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक में गिर जाना चाहिए। ठीक है, ये देखो आप। और इस आधार पर परमाणु जो है वो स्थायी नहीं होना चाहिए, जबकि इसके विपरीत परमाणु स्थायी है, वो अपने आप नहीं टूटता है। देखो, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करना चाहिए, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार कम होनी चाहिए, जिससे इलेक्ट्रॉन के वर्ताकार पथ की त्रिज्या कम होती जानी चाहिए और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए। इस आधार पर परमाणु अस्थायी होना चाहिए, लेकिन वास्तव में परमाणु स्थायी होता है, जिसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर सका। क्लियर? तो ये एक इसकी रदरफोर्ड मॉडल की कमी हो गई है। दूसरी कमी क्या है? रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। जब हम इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम देखते हैं तो एक रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जबकि रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार ये सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए, जबकि प्राप्त हो रहा है रेखीय स्पेक्ट्रम, जिसकी व्याख्या ये नहीं कर सका। देखो, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, लेकिन विभिन्न प्रयोगों से प्राप्त स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, जिसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर सका। अगला टॉपिक है और वो है बोर का परमाणु मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे सवाल जरूर पूछा जाता है। देखिए आप, बोर का प्रतिरूप निम्न अभिग्रहितों पर आधारित है। नंबर 1, प्रत्येक परमाणु में उसका समस्त धनावेश व द्रव्यमान उसके केंद्र पर स्थित नाभिक में केंद्रित होता है। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत सिंपल है। नंबर 2 क्या कह रहा है? नंबर 2 में इसने ये बताया था, जैसे रदरफोर्ड में उसने कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, लेकिन फिर उसकी एनर्जी कम हो जानी चाहिए, इससे उसमें कमी पैदा हो गई थी। इससे बचने के लिए बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में घूमते हैं। क्लियर? और वर्ताकार कक्षा में घूमने के लिए उसको आवश्यक एनर्जी कहाँ से मिलती है, उसका रीजन उन्होंने बता दिया कि जब इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, वो आकर्षण बल जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को घूमने लायक आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, इससे उसकी एनर्जी कम नहीं पड़ती। ये रीजन बताया। देखो, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में घूमते हैं। इस गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है, अर्थात mv² बराबर kZe²r²। अब आप सोच रहे होगे कि mv² तो होता है, आप जानते होंगे, अभिकेंद्रीय बल, पर ये नाभिक के और इसके बीच में जो आकर्षण बल जो है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल है, वो फॉर्मूला ये kZe²r² कहाँ से आया है? अब जरा इसको समझ लें। देखिएगा, मैंने माना ये कोई नाभिक है और इस नाभिक में Z प्रोटॉन उपस्थित है। कितने प्रोटॉन है?
जेड प्रोटॉन इस नाभिक में उपस्थित है और जेड अगर इसमें प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन पर ई चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है एक प्रोटॉन पर, ई चार्ज होता है, तो जेड प्रोटॉन पर कितना चार्ज रहेगा बोलो, जेड ई चार्ज रहेगा। इसलिए इस नाभिक पर चार्ज कितना हो गया, जेड ई। तो मैं कह सकता हूं कि Q1 का मान यहां पर हो गया जेड ई। अब इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, मैंने माना ये इलेक्ट्रॉन इस पथ पे चक्कर लगा रहा है और मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब जो एक पिंड तो हो गया जेड ई चार्ज का और दूसरा हो गया ये ई चार्ज का। Q2 बराबर क्या हो गया भाई, ई हो गया है। तो Q1 बराबर तो क्या हो गया जेड ई और Q2 बराबर क्या हो गया ई। अब आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा कि F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, याद है आपको, रख दीजिए ये बात। तो F बराबर हो गया K का K, Q1 की जगह तो लिख दो जेड ई और Q2 की जगह लिख दो ई अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर। या F बराबर हो गया K जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, अभिकेंद्रीय, ये क्या है, इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल, और ये आकर्षण बल किसके बराबर रहेगा, अभिकेंद्रीय बल के। तो अभिकेंद्रीय बल F बराबर क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर तैयार हो रही है कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसका कोणीय संवेग का मान h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। मतलब कि जो वहाँ रेखीय सतत स्पेक्ट्रम का जो चक्कर था, उस चक्कर को उन्होंने यहाँ इस प्रकार से खत्म किया। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसका कोणीय संवेग, एक तो mvr वास्तव में कोणीय संवेग होता है। अगर आप ये जानते नहीं हो कि कोणीय संवेग बराबर mvr क्यों होता है, तो आप याद करना 11वीं क्लास में जो कोणीय संवेग का टॉपिक आया था वहाँ से ये प्राप्त हो रहा है। क्लियर। तो भाई P बराबर mv होता है ना, आपने पढ़ा होगा, P बराबर क्या होता है mv, और कोणीय संवेग में v की जगह क्या रख देते हैं, आर ओमेगा। देखो आपने ये भी पढ़ा होगा, v बराबर क्या होता है आर ओमेगा, v बराबर क्या होता है आर ओमेगा। यहाँ से नहीं बैठेगा, और तरीका देखता हूँ मैं, देखिएगा भाई कोणीय संवेग L बराबर होता है आई ओमेगा। देखो वैसे तो P बराबर क्या होता है mv, याद होगा आपको। जो काम यहाँ m करता है कोणीय गति में, वो काम कौन करता है, I करता है। मतलब जो काम यहाँ द्रव्यमान कह दूँ या जड़त्व कह दूँ वो करता है, वो काम यहाँ जड़त्व आघूर्ण I करता है। जो काम यहाँ रेखीय वेग v करता है, वो काम यहाँ कोणीय वेग ओमेगा करता है। तो और P की जगह क्या लिख दिया L, P तो है रेखीय संवेग और L क्या है कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग L बराबर क्या बन गया I ओमेगा। ठीक है। अब साथ में देखो आप, चूंकि I बराबर तो होता है एम आर स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा कि जड़त्व आघूर्ण I बराबर होता है एम आर स्क्वायर। क्लियर। और साथ में ये भी पढ़ा होगा कि V बराबर होता है आर ओमेगा, 11वीं क्लास में ही आ जाता है। तो हमें तो I की वैल्यू तो ये मिल जाएगी, पर हमें तो ओमेगा की वैल्यू चाहिए। तो दिस एम्प्लाई ओमेगा बराबर क्या हो गया V अपॉन आर, क्या बन गया V अपॉन आर बन गया है। ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दो, तो L बराबर हो गया, I की जगह तो रख दिया मैंने एम आर स्क्वायर और ओमेगा की जगह रख दिया मैंने V बटा आर, से आर कट गया और L बराबर हो गया M, फिर ये V और फिर ये R। ये होता है कोणीय संवेग, इसलिए यहाँ पर लिखा था कि कोणीय संवेग mvr का मान h बटे 2 पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए। जहाँ h क्या है बेटा, h है प्लांक नियतांक है, और n क्या है, n है कक्षा का नंबर, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या कहा है यहाँ पे, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4, जो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दूसरी कक्षा में घूम रहा है, तीसरी कक्षा में घूम रहा है, ये होता है यहाँ पर n। तो इन्होंने बताया था कि L का जो मान है या कोणीय संवेग का जो मान है वो h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए, अर्थात n गुना होना चाहिए, और इसे क्या कहते हैं, क्वांटम प्रतिबंध भी कहते हैं।
अगली बात उन्होंने बताई, जैसे रदरफोर्ड मॉडल में कमी आई थी कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है उस पोजीशन में उसकी ऊर्जा लगातार कम होती रहती है और अंततः वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए और नाभिक को अस्थायी हो जाना चाहिए। इससे बचने के लिए उन्होंने अपने मॉडल में बता दिया बोर ने कि जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है। स्थायी कक्षा क्या होती है वो बता दिया था कि mvr बराबर NH/2 वो उसकी स्थायी कक्षा होती है। अगला नंबर कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में संक्रमण करता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है या फिर अवशोषित होती है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो पहली कक्षा से चलकर अगर दूसरी कक्षा में जा रहा है तो वो एनर्जी को लेगा, तब पहली से दूसरी में जाएगा, और अगर दूसरी से पहली में आता है तो वो एनर्जी को त्यागेगा या उत्सर्जित करेगा। या यूं कहूँ मैं कि इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो या तो वो ऊर्जा को अवशोषित करेगा या फिर वो ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। आगे देखो, यदि इलेक्ट्रॉन E2 ऊर्जा वाली कक्षा से E1 ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा hν बराबर E2 माइनस E1। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए ये कोई न्यूक्लियस है ना, इसके चारों तरफ मान लीजिए ये दो कक्षाएं हैं। इस कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, E1 मान लो, और इसमें अगर है तो इसमें ऊर्जा क्या रहेगी, E2। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ था, वहाँ से वो यहाँ आ रहा है, E2 से E1 आ रहा है, तो उसकी एनर्जी कम पड़ रही है ना। मान लो ये ऊर्जा जो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये ऊर्जा क्या है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहाँ गई भाई, ऊर्जा यहाँ थे उसकी ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, यहाँ पर उसकी ऊर्जा क्या थी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो उसकी एनर्जी गई कहाँ। तो इसके लिए बताया गया है कि उससे फिर वहाँ से क्या निकलेगा, एक फोटोन निकलेगा। वो फोटोन की जो एनर्जी है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वो फोटोन निकालेगा, तब जाकर वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कक्षा में सेट हो पाएगा। या कुल मिला के बात ये कि जो फोटोन निकलता है, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल रहा है, ये वास्तव में इस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंतर के बराबर है। ठीक है, ये बात तो समझाने की थी। अगर जनरल बात मैं कर लूँ कि अगर फोटोन की ऊर्जा को hν से रिप्रेजेंट किया जाए तो hν वास्तव में E2 और E1 के अंतर के बराबर रहेगी। कुल मिला के मैंने क्या किया, इस 2 की जगह तो लिख दिया E2, 1 की जगह लिख दिया E1, और यहाँ मैंने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फोटोन था उसकी जगह लिख दिया hν। तो hν बराबर E2 माइनस E1, जहाँ h क्या है, प्लांक नियतांक। ठीक है, और इसके साथ ही ये टॉपिक फिनिश होता है। इसके आगे के टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।